जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी, जो सर के द्वारा बिहार सामान्य ज्ञान का बुक निकाला गया है सेकेंड एडिशन का, इसी को कंप्लीट कर रहे थे। और इसमें देखिए चैप्टर नंबर जो है ना 3 करवा रहे थे। ठीक है, देखिए चैप्टर नंबर 1 करवा चुके हैं फुल्ली तरीके से, जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको सारा क्लास मिल जाएगा। और चैप्टर नंबर 2 भी करवा चुके हैं, चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें देखिए चैप्टर क्या है, तो बिहार का जो है ना प्राचीन इतिहास है। तो इसमें जो है ना 2 क्लास करवा चुके हैं। एक क्लास होगा बिहार का इतिहास के बारे में कुछ मतलब जब समान परिचय, उसी में जो है ना आपको जैन धर्म करवाए हैं, और सेकेंड क्लास में जो है ना बौद्ध धर्म करवाए हैं। ठीक है, तो अगर दोनों क्लास को नहीं देखें तो जाके ज़रूर देखिएगा, आपको सारा जो है ना क्लास प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और आज जो देखने वाले हैं देखिए सारा जो है ना करवा चुके हैं। आज जो देखेंगे मगध साम्राज्य से देखेंगे। चैप्टर नंबर टॉपिक क्या है, तो मगध साम्राज्य है, और चैप्टर नंबर 3 का ही टॉपिक है मगध साम्राज्य। देखिए यहाँ से जो है ना कंप्लीट करेंगे, और इसके पहले देखिए सारे जो जितने भी टॉपिक दिया हुआ था सारा हम करवा चुके हैं। तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको सारा क्लास मिल जाएगा, तो पीछे क्लास जरूर रिवीजन कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं मगध साम्राज्य। जब टॉपिक क्या है, तो मगध साम्राज्य है। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा, तभी जो है ना क्लास का आपका 100% फ़ायदा मिलेगा, और क्लास में ही जो है ना सारा क्वेश्चन हम याद करवा देंगे। तो देखिए कर रहा है कि मगध साम्राज्य के बारे में कर रहा है कि मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। याद रखिएगा कि मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से क्या था, तो एक था। और आगे कह रहा है कि मगध का सर्वप्रथम वर्णन जो है ना अर्थवेद में मिलता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि मगध का सर्वप्रथम वर्णन किस वेद में मिलता है, तो अर्थवेद में मिलता है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि वैदिक साहित्य में मगध के लोगों हेतु वात्र शब्द का जो है ना प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है, तो पतित होता है। तो कह रहा है कि वैदिक साहित्य में मगध के लोगों हेतु वात्र शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है, तो पतित होता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि इसकी स्थिति मूलतः दक्षिण बिहार के क्षेत्र में थी। इसकी स्थिति क्या था, मूलतः जो है ना दक्षिण बिहार के क्षेत्र में था। आगे कह रहा है कि आधुनिक पटना एवं गया जिला इसमें क्या है, तो शामिल थे। आधुनिक पटना एवं गया जिला इसमें क्या है, तो शामिल है। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इसकी राजधानी राजगिरी, मगध का राजधानी था कहाँ था, राजगिरी, कालांतर में पाटलिपुत्र थी, जो 5 पहाड़ियों से क्या थी, तो घिरी थी। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ पे मगध का क्या है, तो सीमा दिया हुआ। मगध के सीमा जो है ना चारों तरफ क्या क्या था, इसके बारे में देखिए दिया हुआ है। देखिए मगध के उत्तर में क्या था, गंगा नदी है, और पूरब में बोलेगा तो क्या है, तो चंपा है, और पश्चिम में बोलेगा तो क्या है, तो सोन नदी है, और दक्षिण में बोलेगा तो क्या है, तो बिंद पर्वत है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि मगध का अगर उत्तर पूछेगा तो उत्तर में क्या है, गंगा नदी, पूरब में बोलेगा तो चंपा, पश्चिम में बोलेगा तो सोन नदी, और दक्षिण में बोलेगा तो क्या हो जाएगा, तो बिंद पर्वत हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ से चैप्टर टॉपिक जो क्या है, तो बृहदर्थ वंश है। क्या है, बृहदर्थ वंश है, इसके बारे में जानते हैं। तो कह रहा है कि बृहदर्थ ने इस वंश की स्थापना की। बृहदर्थ वंश की स्थापना किसने किया, तो बृहदर्थ ने किया। और बृहदर्थ की राजधानी को बसुमती या ग्रीवज अथवा क्रुसागरपुर के नाम से जो है ना जाना जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि बृहदर्थ की राजधानी को बसुमती या ग्रीवज अथवा कुशरागपुर के नाम से जो है ना जाना जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है कि बृहदत्त का पुत्र जो है ना जरासंध एक पराक्रमी शासक था, और श्री कृष्ण की सहायता से पांडव पुत्र भीम ने जरासंध को मल्ल युद्ध में जो है ना मार दिया था। और नेक्स्ट कर रहा है कि रिपुंजय इस वंश का जो है ना अंतिम शासक था। आगे देखिए हरेक वंश के बारे में कह रहा है। हरेक वंश का जो है ना टाइम पीरियड था क्या था, तो 545 ईसा पूर्व से 412 ईस्वी पूर्व था। और हरेक वंश का संस्थापक बोलेगा तो कौन था, बिंबिसार था। हरेक वंश की राजधानी बोलेगा तो कहाँ है, ग्रीवज या तो राजगिरी बोल सकते हैं। और हर एक वंश का प्रमुख शासक बोलेगा तो कौन था, बिंबिसार, और क्या था, उदयन थे। ठीक है, और हर एक वंश का अंतिम शासक बोलेगा तो कौन था, नागदशक था। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। अगर यहाँ क्वेश्चन पूछेगा कि हर एक वंश का संस्थापक कौन था, तो बिंबिसार था। और हर एक वंश की राजधानी कहाँ, तो ग्रीवर या राजगिर बोल सकते हैं। और हर एक वंश का प्रमुख शासक का बात करें तो कौन था, 2 शासक था, एक बिंबिसार था, एक क्या था, उदयन था। और हर एक वंश का अंतिम शासक बोलेगा तो कौन था, तो नागदशक था। कौन था, नागदशक। ठीक है, आगे देखिए आगे कह रहा है कि हर एक वंश से जुड़े जो है ना प्रमुख तथ्य क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट कह रहा है कि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम वंश हर्यक वंश, जिसका कहीं ना कहीं हर्यक या हरियान वंश के रूप में जो है ना उल्लेख हुआ है। और प्रथम शासक बोलेगा तो हर्यक वंश का कौन था, बिंबिसार था। आगे देखिए कह रहा है कि इस वंश के बिंबिसार एवं अजातशत्रु महात्मा बुद्ध के क्या थे, समकालीन थे। और इस वंश में पृथहंता वंश के रूप में जो है ना जाना जाता है। मतलब हर एक वंश को जो है ना पृथहंता वंश के रूप में जाना जाता है। और नहीं देखिए यहाँ पे क्या है, तो बिंबिसार के बारे में, इसका टाइम पीरियड 544 ईसा पूर्व से कितना है, तो 492 ईसा पूर्व है।
तो इसके बारे में कह रहा है कि बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार हर्यक वंश के संस्थापक बोलेगा तो बिंबिसार ने 15 वर्ष की आयु में जो है ना सिंहासन प्राप्त किया था। तो यहाँ पे कह रहा है कि बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार ने 15 वर्ष की आयु में सिंहासन क्या किया था, तो प्राप्त किया था। और इसी में कह रहा है इसी के अधीन मगध का जो है ना साम्राज्य का क्या हुआ, विस्तार आरंभ हुआ था। और जैन साहित्य में इसे श्रेणिक मतलब सेनी कहा जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपने राज्य का जो है ना विस्तार किया था। तो बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपने राज्य का विस्तार किया था। और आगे कह रहा है कि प्रथम विवाह कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन कौशला देवी से किया, जिसे दहेज में जो है ना काशी का क्या हुआ, मतलब प्रांत प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे कह रहा है कि प्रथम विवाह जो हुआ था बिंबिसार का, तो कह रहा है कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन कौशला देवी से किया, जिसे दहेज में जो है ना काशी का क्या हुआ, प्रांत जो है ना प्राप्त हुआ था। और द्वितीय जो विवाह हुआ था लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की बहन चेलना के साथ विवाह हुआ था। ठीक है, तो दूसरा जो विवाह हुआ था लिच्छवी गणराज्य के शासक कौन थी, तो चेटक की बहन जो है ना चेलना के साथ विवाह हुआ था। और तृतीय विवाह का बात करें तो मध्य देश पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से किया था। ठीक है, आगे कह रहा है कि बिंबिसार ने अंग राज्य को जो है ना मगध साम्राज्य में क्या कर लिया था, तो मिला लिया था। तो बिंबिसार जो था वो अंग राज्य को क्या कर लिया था, मगध साम्राज्य में जो है ना मिला लिया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती नरेश चंड प्रधोत की पीलिया रोग के उपचार हेतु जो है ना भेजा था। तो यहाँ पे कह रहा है कि बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती नरेश चंड प्रधोत की पीलिया रोग के उपचार में जो है ना हेतु भेजा था। और आगे कह रहा है बिंबिसार प्रथम शासक था जिसने अस्थायी सेना जो है ना रखी थी। तो क्वेश्चन पूछेगा कि वह प्रथम शासक कौन था जिसने अस्थायी सेना का नींव रखा था, मतलब अस्थायी सेना रखी थी। तो कौन था, बिंबिसार था। कौन था, बिंबिसार था। वो क्या था, प्रथम शासक था। ठीक है, आगे कह रहा है कि बिंबिसार ने राजगिरी नामक नवीन नगर की स्थापना की थी। तो बिंबिसार ने ही राजगिरी नामक नवीन नगर की स्थापना की थी। और राजगीर का जो है ना वास्तुकार कौन था, महागोविंद था। कौन था, महागोविंद था। ठीक है, आगे कह रहा है कि बिंबिसार ने ही सर्वप्रथम अपनी सेना में हाथियों का प्रयोग किया था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि सर्वप्रथम हुआ कौन शासक था जिसने अपनी सेना में हाथियों का प्रयोग किया था। तो कौन किया था, बिंबिसार किया था। और बिंबिसार ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, परंतु जैन और ब्राह्मण धर्म के प्रति भी उसका सहिष्णुता जो है ना बनी रही। बिंबिसार की हत्या उनके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। तो अजातशत्रु किसका पुत्र था, तो बिंबिसार का था। ठीक है, और अजातशत्रु ने ही क्या किया, बिंबिसार का जो है ना हत्या कर दी। और वह 492 ईसा पूर्व में मगध की गति पर जो है ना कौन बैठा, तो अजातशत्रु बैठा। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ से देखिए अजातशत्रु के बारे में दिया हुआ, इसका जो टाइम पीरियड था 492 ईसा पूर्व से कितना, 460 ईसा पूर्व था। तो यहाँ पे करा अजातशत्रु को जो है ना कुनिक के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि कुनिक के नाम से जो है ना किस शासक को जानते थे, तो अजातशत्रु को जानते थे। अजातशत्रु किसका बेटा था, तो बिंबिसार का था। ठीक है, और इसके समय मतलब अजातशत्रु के समय कौशला से मगध का जो है ना संघर्ष छिड़ गया। और बिंबिसार की मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी कौशल देवी भी दुख से जो है ना मृत्यु हो गई। तो यहाँ पे कह रहा है कि बिंबिसार की मृत्यु के बाद मतलब पश्चात उसकी पत्नी कौशल देवी की भी क्या हुई, मतलब दुख से जो है ना मृत्यु हो गया। और आगे कह रहा है कि बहन कौशल देवी की मृत्यु से प्रसन्नजित बड़ा क्रोधित हुआ और मगध को दिए गए काशी के अनेक ग्रामों को पुनः अपने अधिकार में ले लिया। और दोनों राज्यों में संघर्ष का क्या बना, तो कारण बना। ठीक है, आगे कह रहा है कि कौशल और मगध के बीच संघर्ष में प्रसेनजित पराजित हुआ तथा उसने भागकर जो है ना श्रावस्ती में क्या थी, शरण ली। नेक्स्ट कह रहा है कि दूसरी बार युद्ध अनिर्णित रहा। दूसरी बार क्या रहा, तो दूसरी बार जो युद्ध रहा ना अनिर्णित रहा तथा प्रसेनजित ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह अजातशत्रु से संघर्ष कर जो है ना समाप्त कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि दूसरी बार जो युद्ध रहा अनिर्णित रहा तथा प्रसेनजित ने अपनी पुत्र वजीरा का विवाह अजातशत्रु से कर संघर्ष जो है ना समाप्त किया। ठीक है, आगे कह रहा है कि जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार अजातशत्रु ने अपने कूटनीतिक मंत्री वर्षाकार की सहायता से वज्जी संघ के सदस्यों में फूट डालकर उसकी शक्ति को जो है ना कमजोर कर दिया। तत्पश्चात उसने वैशाली मतलब लिच्छवी पर आक्रमण कर उसे जीत लिया और मगध साम्राज्य में जो है उसे भी क्या कर लिया, तो मिला लिया। ठीक है, आगे कह रहा है कि वज्जी संघ के विरुद्ध अभियान के क्रम में अजातशत्रु ने 2 नए शस्त्रों महाशिला कंटक और रथ मसूल का जो है ना मूसल का प्रयोग किया। और आगे कह रहा है कि लिच्छवियों को पराजित करने के बाद अजातशत्रु ने मल्ल संघ पर आक्रमण कर उसे परास्त किया और मगध साम्राज्य में जो है ना मिला लिया। आगे देखिए कह रहा है कि मंझिम निकाय के अनुसार अवंती नरेश चंड प्रधोत के अनुसार आक्रमण किए जाने की आशंका को ध्यान में रखते हुए
अजातशत्रु ने राजगीर की सुरक्षा हेतु किलाबंदी कराई, जिनकी दीवारों के अवशेष आज भी क्या है तो विद्यमान है। नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है कि भास के अनुसार अजातशत्रु ने वैवाहिक संबंध के द्वारा वत्स को अपना मित्र बना लिया। तो यहाँ पे कह रहा है कि भास के अनुसार अजातशत्रु ने वैवाहिक संबंध के द्वारा वत्स को अपना क्या कर लिया तो मित्र बना लिया। नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है कि बौद्ध तथा जैन दोनों ही ग्रंथ अजातशत्रु को अपने अपने मत का अनुयायी मानते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले वह जैन धर्म से प्रभावित था, परंतु बाद में जो है ना बौद्ध हो गया। ठीक है, सॉरी, आगे देखिए कह रहा है कि भरहुत स्तूप की एक वेदिका, कह रहा है कि भरहुत स्तूप की एक वेदिका के ऊपर अजातशत्रु का भगवान बुद्ध की वंदना करके संबंधी लेख अजातशत्रु भगवती बनते उत्कीर्ण मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है ना कि भरहुत स्तूप की एक वेदिका के ऊपर अजातशत्रु का भगवान बुद्ध की वंदना करने संबंधी लेख अजातशत्रु भगवती बनते उत्कीर्ण मिलता है, जो उसके बौद्ध होने का क्या है पुरातात्विक क्या है तो प्रमाण है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात अजातशत्रु ने उनके अवशेषों पर जो है ना राजगिरी में स्तूप का क्या किया निर्माण करवाया था। तो यहाँ पे कह रहा है कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु के बाद अजातशत्रु ने उनके अवशेषों पर राजगिरी में क्या किया स्तूप का जो है निर्माण करवाया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है इसके शासनकाल, तो कह रहा है इसके शासनकाल में राजगिरी की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का जो है ना आयोजन किया। किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में। ठीक है, तो कह रहा है इसके शासनकाल में राजगिरी की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया और सिंहली अनुश्रुतियों के अनुसार उसने लगभग 32 वर्षों तक जो है ना शासन किया और लगभग 460 ईसा पूर्व में अपने पुत्र उदयन द्वारा मार डाला गया। ठीक है, मतलब बिंबिसार का हत्या किसने किया? अजातशत्रु ने किया। अजातशत्रु का हत्या किसने किया? तो उदयन ने किया। उदयन किसका बेटा था? तो अजातशत्रु का बेटा था। ठीक है, आगे करा उल्लेखनीय है कि अजातशत्रु के मगध सम्राट के रहते हुए 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध ने कुशीनारा महापरिनिर्वाण प्राप्त किया तथा महावीर का निधन 468 ईसा पूर्व में जो है ना पावापुरी में हुआ। ठीक है, आगे देखिए यहाँ से कह रहा है कि उदयन के बारे में। उदयन का जो टाइम पीरियड था, जो अजातशत्रु का पुत्र था, उसका कितना था? 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व था। तो उसके बारे में कह रहा है कि उदयन को बौद्ध ग्रंथों में पितृहीनता एवं जैन ग्रंथों में पितृभक्त कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि उदयन को बौद्ध ग्रंथों में पितृहंता एवं जैन ग्रंथों में पितृभक्त कहा गया है और जैन ग्रंथों में उसकी माता का नाम क्या था? पद्मावती मिलती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है कि उदयन अजातशत्रु के शासनकाल में चंपा का राज्यपाल था। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है उदयन अजातशत्रु के शासनकाल में चंपा का राज्यपाल था। उदयन जो है ना जैन मतानुयायी था। ठीक है, और नेक्स्ट कह रहा है कि उदयन ने गंगा तथा सोन नदियों के संगम तट पर पाटलिपुत्र मतलब कुसुमपुर नामक नगर की स्थापना की तथा उसने राजगिरी से मगध की राजधानी को हटाकर पाटलिपुत्र में क्या किया? तो स्थापित किया। आगे कह रहा है उपदेश सुनने के दौरान उदयन को अवंती के राजा पोलक ने धोखे से उसके पुत्रों को द्वारा क्या किया? हत्या मतलब करवा दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है उपदेश सुनने के दौरान उदयन को अवंती के राजा पोलक ने धोखे से जो है ना उसके पुत्रों को पुत्रों द्वारा क्या कर दिया? हत्या करवा दिया गया। ठीक है, आगे कह रहा है कि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार उदयन के 3 पुत्र थे, अनिरुद्ध, मुंडक और क्या थे? नागदर्शक। इन्हें भी क्या है? पितृहंता कहा गया है। ठीक है, नोट में देखिए दिया हुआ हरेक वंश का अंतिम राजा नागदर्शक था और इसको अपने अमात्य शिशुनाग के ने पच्युत कर मगध की गद्दी पर अधिकार कर लिया और शिशुनाग नामक एक जो है नए वंश की क्या रखी? तो नींव रखी। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है? तो शिशुनाग वंश है। क्या है? तो शिशुनाग, इसको देखते हैं, इसको भी कंप्लीट करते हैं। तो देखिए चैप्टर क्या है? तो शिशुनाग वंश है। इसका जो टाइम पीरियड था कितना था? 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व था। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अगर बात करें शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? तो शिशुनाग था। कौन था? शिशुनाग था। ठीक है, सिंपल याद रखिएगा कि शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग था। और शिशुनाग वंश की राजधानी कहाँ थी? तो वैशाली थी। वैशाली से जो है ना पाटलिपुत्र हो गया। ठीक है, आगे देखिए कह रहे शिशुनाग वंश का प्रमुख शासक का बात करें कौन था? शिशुनाग था। और कौन था? कालाशोक था। और प्रमुख घटनाक्रम बोले शिशुनाग वंश के बारे में तो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है ना शिशुनाग के समय हुआ था और बौद्ध धर्म का स्थावीर तथा महासंघिक 2 भागों में जो है ना विभाजन हुआ था। और अंतिम शासक बोलेगा तो कौन था? शिशुनाग वंश का नंदीवर्धन था। कौन था? नंदीवर्धन था। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्या है? शिशुनाग वंश के बारे में, शिशुनाग के बारे में इनका जो टाइम पीरियड था 412 ईसा पूर्व से 340 ईसा पूर्व है। तो इसके बारे में कह रहा है शिशुनाग के बारे में कह रहा है शिशुनाग ने जन सहयोग से 412 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश की जो है ना स्थापना की। तो यहाँ पे कह रहा है कि शिशुनाग ने जन सहयोग से 412 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश की स्थापना की और शिशुनाग की सर्वश्रेष्ठ सफलता अवंती पर विजय थी। अवंती पर इस विजय के साथ इन दोनों राज्यों के मध्य लगभग 1 शताब्दी पुरानी प्रतिद्वंद्विता क्या हो गई? समाप्त हुई। ठीक है,
आगे करा इसी समय वश एवं कौशल को भी मगध साम्राज्य में क्या कर दिया गया, शामिल कर लिया। तो करा इसी समय वश एवं कौशल को भी मगध साम्राज्य में शामिल कर लिया और शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर जो है ना वैशाली में क्या किया, तो स्थापित किया। तो यहाँ पे कह रहा है कि शिशुनाग ने ही अपनी राजधानी कहाँ था उसका, तो पाटलिपुत्र था, वहाँ से हटाकर जो है ना वैशाली क्या किया, स्थापित किया। आगे देखिए कालाशोक के बारे में कह रहा है। कालाशोक जो था ना इसका टाइम पीरियड 394 ईसा पूर्व से 366 ईसा पूर्व है। इसके बारे में कह रहा है इसे पुराण या दिव्यावदान में काकवर्ण जो है ना कहा गया है। मतलब कालाशोक को जो है ना इसे पुराण तथा दिव्यावदान में काकवर्ण कहा गया है। और आगे कह रहा है इसने वैशाली के स्थान पर पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई। तो इसने वैशाली के स्थान पर पुनः क्या किया, पाटलिपुत्र को जो है ना अपनी राजधानी बनाई। और इसी के काल में द्वितीय बौद्ध संगीति का जो है ना आयोजन कहाँ हुआ था, तो वैशाली में हुआ था। ठीक है। और इसी समय बौद्ध संघ 2 भागों में अस्थाविर तथा महासंघिक में जो है ना बट गया था। और आगे कहा कि बाणभट्ट रचित हर्षचरित के लेखक कौन है, तो बाणभट्ट है, के अनुसार कालाशोक की हत्या महापद्मनंद नामक व्यक्ति ने 366 ईसा पूर्व में चाकू से जो है ना मारकर हत्या कर दी। और आगे कह रहा है कि कालाशोक ने जो है ना 28 वर्षों तक क्या किया, शासन किया था। तो कालाशोक जो था 28 वर्षों तक शासन किया था। और महाबोधि वंश के अनुसार कालाशोक के बाद उसके 10 पुत्रों ने मगध पर जो है ना 366 से 344 ईसा पूर्व में 22 वर्षों तक जो है ना शासन किया था। और इस वंश का अंतिम शासक बोलेगा तो कौन था, नंदीवर्धन था। कौन था, नंदीवर्धन था। ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो नंद वंश है। क्या है, तो नंद वंश। नंद वंश का जो टाइम पीरियड था 344 ईसा पूर्व से कितना है, 321 ईसा पूर्व है। अगर नंद वंश का संस्थापक बोलेगा तो कौन था, महापद्मनंद था। ठीक है। और नंद वंश की राजधानी बोलेगा तो कहाँ थी, पाटलिपुत्र था। और नंद वंश के प्रमुख शासक बोलेगा तो महापद्मनंद और कौन था, घनानंद था। कौन था, घनानंद था। ठीक है। और नंद वंश का अंतिम शासक बोलेगा तो कौन था, घनानंद था। ठीक है। तो सिंपल याद रखिएगा कि अगर नंद वंश का संस्थापक पूछेगा तो क्या हो जाएगा, महापद्मनंद। ठीक है। और नंद वंश की राजधानी बोलेगा तो क्या होगा, तो पाटलिपुत्र होगा। और नंद वंश का प्रमुख शासक बोलेगा तो महापद्मनंद और क्या था, घनानंद था। ठीक है। और नंद वंश का अंतिम शासक बोलेगा तो कौन था, घनानंद था। आगे देखिए कह रहा है कि शिशुनाग वंश के शासक नंदीवर्धन का वध एक शूद्रदासी के पुत्र महापद्मनंद ने कर दी और नंद वंश की जो है ना स्थापना की। और नेक्स्ट कह रहा है कि नंद वंश में कुल 9 राजा हुए और इसी कारण जो है इसे नवनंद कहा जाता है। ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि महापद्मनंद के बारे में कह रहा है कि यह गैर क्षत्रिय, महापद्मनंद के बारे में कह रहा है यह गैर क्षत्रिय शूद्र शासकों में से प्रथम था। इसने प्रथम बार कलिंग की जो है ना विजय की थी। ठीक है। और आगे कह रहा है कि महापद्मनंद को सर्वोच्च त्रांतक, क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है और इसे कली का अंश और भार्गव भी कहा जाता है। और महापद्मनंद ने एक राट की उपाधि जो है ना धारण की थी। महापद्मनंद, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि एकाराट की जो है ना उपाधि किसने धारण किया था, महापद्मनंद ने किया था। और पाली ग्रंथों में महापद्मनंद को क्या कहा गया, उग्रसेन कहा गया। तो पाली ग्रंथों में महापद्मनंद को क्या कहा गया, तो उग्रसेन कहा गया। और पुराणों में उसे परशुराम का दूसरा अवतार जो है ना बताया गया है। ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है, कह रहा है उसे शूद्र व दासी पुत्र भी बताया गया। उसे जो है इच्छावाकु, पंचाल, कुरु, हैद, है, कलिंग, सुरसेन, मैथिल, अस्मक, बत्तीहोत्र आदि राज्यों का जो है ना शासक बताया गया। ठीक है। आगे कह रहा है कि व्याकरण के महान विद्वान पाणिनि महापद्मनंद के क्या थे, समकालीन थे। तो व्याकरण के जो महान विद्वान थे कौन थे, पाणिनि क्या थे, तो महापद्मनंद के क्या थे, समकालीन थे। और इसके द्वारा उड़ीसा विजय के बाद वहाँ खुदवाई गई नहर का वर्णन खारवेल ने अपनी हाथी गुफा अभिलेख में जो है ना किया था। नहीं देखिए शासक कौन है, घनानंद है। क्या है, कौन है, घनानंद है। इसके बारे में कह रहा है घनानंद जो था ना यह सिकंदर का क्या था, समकालीन था। और ग्रीक मतलब यूनानी लेखकों ने इसे अगर मीज कहा। ठीक है। किसको कहा, घनानंद को कहा। ठीक है। और इसके समय ही यूनानी शासक सिकंदर ने भारत पर जो है ना आक्रमण किया था, 326 ईसा पूर्व में किया था। तो कह रहा है घनानंद के समय ही यूनानी शासक सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, 326 ईसा पूर्व में किया था। और आगे कह रहा है कि नंद वंश के सैन्य बल विशेषकर हस्ती सेना के कारण ही सिकंदर के सैनिकों ने ब्यास नदी के तट को पार करने से जो है इनकार कर दिया था। तो यहाँ पे कह रहा है कि नंद वंश के सैन्य बल विशेषकर हस्ती सेना के कारण ही सिकंदर के सैनिकों ने ब्यास नदी के तट को पार करने से क्या कर दिया था, तो इनकार कर दिया था, मतलब मना कर दिया था। और इसके कारण सिकंदर का जो है ना भारत पर का विजय अभियान क्या रहा, अधूरा रह गया। ठीक है। और आगे कह रहा है 326 ईसा पूर्व में मकदूनिया मतलब यूनान के शासक सिकंदर का भारत जो है ना आक्रमण होता है। यहाँ पे कह रहा है कि 326 ईसा पूर्व में मकदूनिया मतलब यूनान के शासक सिकंदर का भारत पर आक्रमण होता है और सिंधु नदी को पार करके सिकंदर झेलम मतलब विस्तार के तट पर जो है ना आ जाता है। और यही उसका पोरस से युद्ध होता है जिसे बिसता या हाइडेस्पीज का जो है ना युद्ध कहते हैं। ठीक है। और सिकंदर भारत में लगभग जो है 19 महीने रहा।
सिकंदर लगभग भारत में कितने महीने रहा, तो लगभग जो है ना 19 महीने रहा, ठीक है। और आगे कह रहा है सिकंदर के विजय अभियान का उल्लेख एरियन द्वारा लिखित जो है ना एनाबेसिस ऑफ अलेक्जेंडर से प्राप्त होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि सिकंदर के विजय अभियान का उल्लेख एरियन द्वारा लिखित एनाबेसिस ऑफ अलेक्जेंडर से जो है ना प्राप्त होता है। उल्लेखनीय है कि अस्टोबुलस, ओनोसेक्रेटस और निर्याका सिकंदर की सेना के साथ आने वाला क्या थे, इतिहासकार थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि सिकंदर के साथ आने वाले इतिहासकार कौन कौन थे। तो याद रखिए अस्टोबुलस, ओनोसेक्रेटस और कौन था, निर्याकस था, जो सिकंदर की सेना के साथ जो है ना सिकंदर की सेना के साथ आने वाला इतिहासकार था, ठीक है। आगे कह रहा है कि घनानंद के जैन आमत्य सकटाल एवं क्या थे, स्थूलभद्र थे। तो घनानंद के जैन आमत्य सकटाल एवं स्थूलभद्र थे। और किंवदंतियों के अनुसार घनानंद ने चाणक्य को अपमानित किया था और घनानंद ने अपने दरबार में विद्वान ब्राह्मण चाणक्य का जो है ना अपमान किया था। तो यहाँ पे कह रहा है घनानंद ने अपने दरबार में विद्वान ब्राह्मण चाणक्य का अपमान किया था और चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से घनानंद की जो है ना हत्या करवा दी। और नंद वंश के पतन के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में मौर्य वंश की जो है ना स्थापना हुई। तो नंद वंश के पतन के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में मौर्य वंश का जो है ना स्थापना हुआ। तो आगे टॉपिक क्या है, तो मौर्य वंश है। क्या है, तो मौर्य वंश। तो मौर्य वंश के बारे में जानते हैं। तो कह रहा है कि मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि मौर्य वंश की स्थापना किसने किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। और मौर्यों की वंश संबंधी सूचना के संदर्भ में विभिन्न स्रोतों के द्वारा भिन्न भिन्न मत प्राप्त जो है ना होते हैं। आगे कह रहा है कि महावंश टीका के अनुसार मौर्य शासक मौर्य क्षेत्र थे और बौद्ध परंपरा में भी मौर्यों का जो है क्षत्रिय माना गया है। और ब्राह्मण ग्रंथों में दिए गए विवरण के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य नंद राज की जो है ना शूद्र पत्नी का जो है ना पुत्र था। तो यहाँ पे कह रहा है कि ब्राह्मण ग्रंथों में दिए गए विवरण के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य नंद राज की शूद्र पत्नी का जो है ना पुत्र था, ठीक है। आगे कह रहा है कि विष्णु पुराण, कह रहा है कि विष्णु पुराण तथा मुद्राराक्षस के अनुसार मौर्य वंश शूद्र एवं कुलहीन बताया गया है। तो विष्णु पुराण तथा मुद्राराक्षस के अनुसार मौर्य वंश शूद्र एवं कुलहीन बताया गया है, जबकि अश्नूपर के अनुसार जो है ना मौर्य क्या थे, पारसिक थे, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि विशाख दत्त, कह रहा है विशाख दत्त की रचना मुद्राराक्षस में चंद्रगुप्त को विरसल कहा गया है। तो विशाख दत्त की रचना मुद्राराक्षस में चंद्रगुप्त को क्या कहा गया, विरसल कहा गया है। और कुछ विद्वानों के अनुसार विरसल जो है ना शूद्र को कहा गया जाता है, ठीक है। तो कुछ विद्वानों के अनुसार विरसल जो है ना शूद्र को कहा जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जैन परंपरा मौर्य को निम्न जाति से जो है ना संबंधित मानती है। और नेक्स्ट कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना, यहाँ पे कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना में चाणक्य मतलब कौटिल्य या विष्णुगुप्त किसके नाम से जानते हैं, तो चाणक्य को ही बोला जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। कौटिल्य और विष्णुगुप्त किसका नाम है, चाणक्य का नाम है। तो कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना में चाणक्य का महत्वपूर्ण जो है ना योगदान था, ठीक है। तो याद रखिए कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना में चाणक्य का महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने नंद वंश का पतन कर नवीन राजवंश की स्थापना के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को प्रेरित किया और इसकी जो है ना सहायता की थी, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए कह रहा है कि चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी। तो अर्थशास्त्र पुस्तक किसका है, तो चाणक्य का है। और इसका संबंध राजनीतिक व्यवस्था से, यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि अर्थशास्त्र का जो संबंध है ना किससे है, तो राजनीतिक जो है व्यवस्था से है, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। चाणक्य को जो है ना भारत का मैकियावेली कहा जाता है, अर्थात अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली की रचना द प्रिंस से की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हर पॉइंट देखिए, मौर्य वंश जो है ना बिहार दरोगा, चाहे बिहार पुलिस, चाहे अदर एग्जाम, जो भी एग्जाम दीजिएगा तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये जो चैप्टर है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हर पॉइंट को बारीकी से देखिएगा। तो देखिए कह रहा है कि चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है, ठीक है, तथा अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली की रचना द प्रिंस से की जाती है। और इसी में कह रहा है कि अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण तथा 180 जो है ना प्रकरण है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण तथा कितना प्रकरण है, तो 180 जो है ना प्रकरण है। और इस ग्रंथ में इसके श्लोकों की संख्या बोलेगा तो 4000 जो है ना बताई गई है, ठीक है। आगे देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कह रहा है कि इनका जो टाइम पीरियड था 321 से 298 ईसा पूर्व में था। तो इन्हीं के बारे में कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य भारतीय इतिहास का जो है ना प्रथम महान सम्राट था, ठीक है। तो चंद्रगुप्त जो मौर्य था वो भारतीय इतिहास का क्या था, तो प्रथम महान सम्राट था। उन्होंने चाणक्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की जो है ना स्थापना की थी, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य भारतीय इतिहास का प्रथम महान सम्राट था। उसने चाणक्य की सहायता से नंद वंश, क्या कर रहा है, तो नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को जो है ना पराजित कर मौर्य वंश की क्या की, स्थापना की। इसलिए जो है ना मौर्य वंश का संस्थापक बोलेगा तो कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य है, ठीक है। आगे कह रहा है कि 305 ईसा पूर्व के आसपास सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हुआ था, ठीक है। और युद्धोपरांत हुई संधि से चंद्रगुप्त को एरिया
मतलब हेरात, अराकोसिया मतलब कंधार, जेरोडेसिया मतलब मकरांत बलूचिस्तान तथा पेरोपनासिदाई मतलब क्या है, काबुल क्षेत्र प्राप्त हुआ था। और साथ ही यूनानी राजकुमारी हेलेना से जो है ना विवाह भी हुआ था। आगे कह रहा है कि पश्चिमोत्तर सीमा प्रदेश को यूनानियों से मुक्त कराने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को जो है ना भारतीय इतिहास में मुक्तिदाता के नाम से जो है ना जाना जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि पश्चिमोत्तर सीमा प्रदेश को यूनानियों से मुक्त कराने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारतीय इतिहास में मुक्तिदाता के नाम से जाना जाता है। और स्ट्रैबो एवं जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस एवं प्लूटार्क व एरियन ने एंड्रोकोटस कहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि स्ट्रैबो एवं जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस एवं प्लूटार्क व एरियन ने एंड्रोकोटस कहा है। ठीक है, आगे कह रहा है कि विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम सेंड्रोकोटस की पहचान भारतीय ग्रंथों में वर्णित चंद्रगुप्त मौर्य से की है। तो यहाँ पे कह रहा है कि विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम सेंड्रोकोटस की पहचान भारतीय ग्रंथों में वर्णित चंद्रगुप्त मौर्य से की है। और सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है ना भेजा था। तो सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में क्या किया था, भेजा था। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि मेगास्थनीज सेल्यूकस का दूत बनकर मौर्यों की राजधानी पाटलिपुत्र आया तथा इंडिका नामक पुस्तक जो है ना लिखी है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि मेगास्थनीज सेल्यूकस का दूत बनकर मौर्यों की राजधानी पाटलिपुत्र आया तथा इंडिका नामक पुस्तक लिखी, जिसमें मौर्य काल के प्रशासन, समाज व अर्थशास्त्र का वर्णन किया। और इस पुस्तक में पाटलिपुत्र को पालीप्रोथा के नाम से जो है ना संबोधित किया था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि मेगास्थनीज के अनुसार नगर एवं सैनिक प्रशासन की देखरेख हेतु 5-5 लोगों को 6 समितियाँ थी। कह रहा है कि मेगास्थनीज के अनुसार नगर एवं सैनिक प्रशासन की देखरेख हेतु 5-5 लोगों की 6 समितियां थीं। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रशासन के संदर्भ में 28 अध्यायों एवं 18 तीर्थकों का जो है ना उल्लेख मिलता है। आगे कह रहा है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। तो मेगास्थनीज जो था वो भारतीय समाज को जो है ना 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत में सर्वप्रथम एक केंद्रीकृत प्रशासनिक प्रणाली जो है ना स्थापित की थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत में सर्वप्रथम एक केंद्रीकृत प्रशासनिक प्रणाली की स्थापना की। और उसके प्रशासन का पूर्ण विवरण चाणक्य अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ में जो है ना मिलता है। चलिए आगे देखिए। आगे दिया हुआ है कि मौर्य साम्राज्य का जो है ना प्रशासनिक संरचना क्या है, इसके बारे में जानते हैं। मौर्य साम्राज्य का जो प्रशासनिक संरचना है ये क्या है, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, पहला क्या है, मौर्य साम्राज्य के क्या है, तो सम्राट है। फिर क्या है, तो प्रांत है। उसके बाद क्या है, जिला या निकाय, मतलब प्राधान क्या है, स्थानिक। उसके बाद क्या है, स्थानीय जो 8 ग्रामों का समूह है। उसके बाद क्या है, द्रोणमुख 400 ग्रामों का समूह है। उसके बाद क्या है, खरवर्टिक 200 ग्रामों का समूह। उसके बाद क्या है, संग्रहण है 100 ग्रामों का समूह। उसके बाद क्या है, तो ग्राम प्रधान क्या है, तो उसको ग्रामिक बोलते हैं। आगे देखिए, कह रहा है कि रुद्रदामन ने जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार चंद्रगुप्त के सौराष्ट्र का राज्यपाल पुष्पगुप्त वैश्य ने सुदर्शन झील का जो है ना निर्माण करवाया था। तो यहाँ पे कह रहा है कि रुद्रदामन ने जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार चंद्रगुप्त के सौराष्ट्र का राज्यपाल पुष्पगुप्त वैश्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। और चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के अंतिम वर्षों में मगध जो है ना 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था। तो यहीं पे कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के अंतिम वर्षों में मगध में जो है ना 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजगद्दी त्याग कर जैन मुनि भद्रबाहु के साथ तपस्या जो है ना करने चला गया। आगे देखिए, कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानता था। और 298 ईसा पूर्व में उसने जैन उपवास पद्धति संलेखना द्वारा अपने प्राण जो है ना त्याग दिए। और आय का चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के अवशेष पटना के समीप कुम्हरार गांव से प्राप्त होते हैं, जिसे खोजने का श्रेय अस्पूनर को जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के अवशेष पटना के समीप जो है ना कुम्हरार गांव से प्राप्त होते हैं, जिसे खोजने का श्रेय अस्पूनर को जाता है। आगे देखिए, नेक्स्ट शासक कौन है, तो बिंदुसार है। बिंदुसार का जो टाइम पीरियड था 298 से जो है ना 298 से 273 ईसा पूर्व है। तो इसके बारे में कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका पुत्र बिंदुसार किसका पुत्र था, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका पुत्र बिंदुसार मगध के सिंहासन पर 298 से ईस्वी पूर्व में जो है ना बैठा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका पुत्र कौन था, बिंदुसार ने मगध के सिंहासन पर 298 ईस्वी पूर्व में बैठा था। और वायु पुराण में बिंदुसार को जो है ना भद्रसार या वारिसार कहा गया है। और जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। और जैन ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार की माता का नाम क्या था, दुर्धरा था। क्या था, दुर्धरा था। और यूनानी लेखों बिंदुसार को अमित्रो कैंडीज या अमित्र चेट्टस कहा है। ठीक है, जिसे संस्कृत में अमित्र घात यानी शत्रुओं का नाश करने वाला कहा गया है। आगे देखिए, कह रहा है इसके दरबार में सीरिया के शासक एंटियोकस का राजदूत डायमेकस एवं मिस्र के शासक टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस का राजदूत डायनोसियस आए थे। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है ना कि
बिंदुसार के दरबार में जो है ना सीरिया के शासक कौन था? एंटियोकस का राजदूत डायमेकस। एंटियोकस का राजदूत कौन था? डायमेकस था। एवं मिस्र के शासक टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस का राजदूत कौन था? डायनोसियस जो है ना आया था, ठीक है, बिंदुसार के दरबार में आया था। और आगे कहा कि बिंदुसार ने तसीला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए अपने पुत्र अशोक को भेजा था। तो बिंदुसार ने तसीला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए अपने पुत्र किसको भेजा था? अशोक को भेजा था। और बिंदुसार जो था ना आजीवक संप्रदाय का क्या था? तो अनुयायी था। नोट में दिया हुआ है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक बोलेगा तो कौन थे? मखलीपुत्र गोसाल थे। तो सिंपल याद रखिएगा कि अगर आजीवक संप्रदाय का अनुयायी बोलेगा तो कौन था? तो बिंदुसार था। बिंदुसार क्या था? आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। और आजीवक संप्रदाय के संस्थापक बोलेगा तो कौन था? मखलीपुत्र जो है ना गोसाल थे। चलिए आगे देखिए। आगे देखिए कह रहा है कि बिंदुसार के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगल लब्स जो है ना पिंगल वत्स रहता था। बिंदुसार के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगल वत्स रहता था। नेक्स्ट शासक कौन है? अशोक है। किसका बेटा था? बिंदुसार का बेटा था, ठीक है, जिसका टाइम पीरियड 269 से कितना 232 ईसा पूर्व में है। तो यहाँ पे कह रहा है कि सिंहली अनुश्रुतियों मतलब बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक 99 भाइयों की हत्या करके इस राज सिंहासन प्राप्त किया था। तो यहाँ पे कह रहा है कि सिंहली अनुश्रुतियों बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक 99 भाइयों की हत्या करके राज सिंहासन प्राप्त किया। हालांकि अन्य स्रोतों से इसकी पुष्टि नहीं होती है। आगे कह रहा है कि बिंदुसार की मृत्यु के 4 वर्षों के बाद अशोक मौर्य वंश की गद्दी पर बैठा। बिंदुसार की मृत्यु के 4 वर्षों के बाद अशोक मौर्य वंश की गद्दी पर बैठा। और इससे पूर्व वह जो है उज्जैन का क्या था? राजपाल था। नेक्स्ट कह रहा है कि भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं का मगध का जो है ना राजा बताया। यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि अशोक ने स्वयं को मगध का राजा किस अभिलेख में बताया था? तो भाब्रू अभिलेख में बताया था। और अशोक ने अपने अभिषेक 8 वर्ष बाद लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। इसका उल्लेख जो है 13वें शिलालेख में है, ठीक है। तो अशोक ने अपने अभिषेक के 8 वर्ष बाद लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। इसका उल्लेख अशोक के 13वें शिलालेख में है। आगे कह रहा है कि दिव्यावदान के अनुसार उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की जो है ना दीक्षा दी। तो कह रहा है दिव्यावदान के अनुसार उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। और अहरौरा लेख में यह घोषणा की गई कि यह अशोक जो है ना व्यक्तिगत रूप से क्या है? धर्म का जो है ना बौद्ध धर्म का क्या था? अनुयायी था। आगे देखिए कह रहा है अशोक के शासन के महत्वपूर्ण वर्ष। अशोक के शासन का जो महत्वपूर्ण वर्ष है, देखिए 8वें वर्ष में कौन सा युद्ध हुआ था? कलिंग का युद्ध हुआ था। 8वें वर्ष में कलिंग का युद्ध हुआ था। और 10वें वर्ष में जो है ना बोध गया की यात्रा किया था। और 12वें वर्ष में निगाली सागर की यात्रा किया था अशोक। और 13वें वर्ष में जो है ना धम्म की शिलालेखों में अंकन किया था। और 14वें वर्ष में जो है ना धम्म महामात्रों की नियुक्ति की थी। और 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा अशोक ने मतलब टैक्स घटाकर 1/8 कर दिया था। आगे देखिए कह रहा है कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संमित्रा को जो है श्रीलंका भेजा था। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संमित्रा को जो है श्रीलंका भेजा था। आगे कह रहा है कि राजाभिषेक से पूर्व वह उज्जैन तथा तहसीला का जो है ना राज्यपाल था, ठीक है। तो कह रहा है कि राजाभिषेक से पूर्व वह उज्जैन तथा तहसीला का राज्यपाल था। और आगे कह रहा है तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन अशोक के शासनकाल में हुआ था। तो तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो अशोक के शासनकाल में हुआ था। और सिहली अनुश्रुति के अनुसार निग्रोध के प्रवचन से अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया और मौलिपुत्र 30 का शिष्य बना। और इससे पूर्व अशोक जो है ना शैव था, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है अशोक का नाम जो अशोक जो है अशोक मास्की गुजरात नेतुर एवं उडे गोलान लेख में है। अशोक वर्धन बोलेगा तो विष्णु पुराण में है, ठीक है। अरानियो अशोक बोलेगा तो कंगन हल्ली में है। और देवनाम प्रियदर्शी अशोक का सारा नाम है, ठीक है। रुमेंदेई निगलवा रूपनाथ व गिरनार में है। बुद्ध शाक बोलेगा तो मास्की गुहा लेख में है। मलक्का बोलेगा तो अरमाई लेख में है। महासुर एवं अपराजिता बोलेगा तो महाभारत में इसका नाम उल्लेख है। धर्माशोक बोलेगा तो कुमार देवी का सारनाथ लेख में है। और आसी लेडस बोलेगा तो यूनानी लेखक में है। और पियदर्शी राजा बोलेगा तो भाब्रू लेख में। और महाराज कुमार बोलेगा तो पनगोरिया भी लेख में है। तो बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का जो है निर्माण करवाया था। तो बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने कितने स्तूपों का निर्माण करवाया था? तो बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने जो है ना 84,000 स्तूपों का क्या किया था? तो निर्माण करवाया था। चलिए आगे देखिए है अशोक ने अपने साम्राज्य को 5 प्रांतों में जो है ना बांटा था। अशोक ने अपने साम्राज्य को 5 प्रांतों में बांटा था। देखिए यहाँ पे प्रांत है और यहाँ पे क्या है? तो राजधानी है। देखिए पहला प्रांत उत्तरापथ की राजधानी बोलेगा तो तहसीला है। दक्षिणापथ की राजधानी बोलेगा तो स्वर्णगिरी है। अवंती की राजधानी बोलेगा तो उज्जैन है। कलिंग का राजधानी बोलेगा तो कहाँ है? तोसली है। और प्राचीन मध्य देश का राजधानी बोलेगा तो कहाँ है? तो पाटलिपुत्र है। आगे देखिए कह रहा है अशोक के अभिलेख के बारे में कह रहा है कि भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया था।
तो भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया था? तो अशोक ने किया था। और अशोक के अभिलेखों का 3 वर्षों में जो है ना वर्गीकृत किया गया है। पहला शिलालेख में क्या है? बृहद शिलालेख। और क्या है? लघु शिलालेख। और दूसरा स्तंभलेख में क्या है? तो बृहद स्तंभलेख है। और क्या है? लघु स्तंभलेख है। और तीसरा है गुहालेख। गुहालेख में क्या है? गुफाओं में क्या है? में उत्कीर्ण लेख है। तो पहला देखिए क्या है? तो शिलालेख है। तो कह रहा है अशोक ने बृहद शिलालेखों की संख्या क्या है? 14 है, जो 8 स्थानों में से क्या है? प्राप्त हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे क्रम दिया हुआ है, यहाँ पे शिलालेख है, यहाँ पे लिपि है, और यहाँ पे क्या है? स्थान है। तो पहला देखिए गिरनार जो शिलालेख है, क्या इसका लिपि बोलेगा तो बराही है, और इसका स्थान बोलेगा तो कहाँ है? जूनागढ़ गुजरात में है। दूसरा बोलेगा एरागड्डी है, जो कहाँ है? इसका लिपि बोलेगा तो बराही है, और इसका स्थान बोलेगा तो एरागड्डी का क्या है? कुर्नूल आंध्र प्रदेश में है। और तीसरा बोलेगा तो धौली है, ये भी क्या है? तो बराही लिपि है, और इसका स्थान बोलेगा तो कहाँ है? पुरी उड़ीसा में है। और चौथा वो देखिए कौन सा है? तो जौगढ़ है, इसका लिपि बोलेगा तो बराही है, इसका स्थान बोलेगा तो गंजाम कहाँ है? उड़ीसा में है। नहीं देखिए पाँचवा बोलेगा तो सोपारा है, जो लिपि क्या है? तो बराही है, इसका स्थान बोलेगा सोपारा कहाँ है? ठाणे महाराष्ट्र में है। छठा बोलेगा तो कालसी है, इसका लिपि क्या है? बराही है, और इसका स्थान बोलेगा तो क्या है? तो देहरादून है। सारा बराही है, 2 जो है ना सिर्फ खरोष्टी है लिपि। मानसेहरा का बोलेगा तो लिपि क्या है? खरोष्टी है, इसका कहाँ है? तो हजारा पाकिस्तान में है। और एक क्या है? शहबाजगढ़ी, ये इसका लिपि क्या है? तो खरोष्टी। तो मतलब मानसेहरा शहबाजगढ़ी का लिपि क्या है? तो खरोष्टी है। और शहबाजगढ़ी का बात करें तो कहाँ है? पेशावर पाकिस्तान में। दोनों जो है ना पाकिस्तान में, जिसका खरोष्टी लिपि है। ठीक है, आगे देखिए नोट में दिया हुआ कि वैशाली स्तंभ सिंह शीर्ष केवल शेर लेखरहित बिहार में क्या है? तो स्थित है। आगे देखिए यहाँ पे लघु शिलालेख है। यहाँ पे देखिए पहला सासाराम का बोलेगा तो कहाँ है? बिहार में है। रूपनाथ बोलेगा तो जबलपुर मध्य प्रदेश में है। और गुर्जरा बोलेगा तो कहाँ है? दतिया मध्य प्रदेश में है। और हावड़ा बोलेगा तो कहाँ है? मिर्ज़ापुर यूपी में है। और ब्रह्मगिरी बोलेगा तो मैसूर कर्नाटक में है। गोविंद मठ बोलेगा तो मैसूर कर्नाटक में है। और मास्की बोलेगा तो रायचूर कर्नाटक में है। आगे देखिए नेक्स्ट है उदयगोलम। उदयगोलम कहाँ है? बेलारी कर्नाटक में है। जट्टिग रामेश्वर बोलेगा तो ब्रह्मगिरी कर्नाटक में है। सिद्धपुर बोलेगा तो ब्रह्मगिरी कर्नाटक में है। भाबरू बोलेगा तो जयपुर राजस्थान में है। एरागुडी बोलेगा तो कुर्नूल आंध्र प्रदेश में है। रंजूल मंडागिरी बोलेगा तो कुर्नूल आंध्र प्रदेश में है। आगे देखिए यहाँ पे स्तंभलेख है। तो कह अशोक ने बृहद स्तंभलेखों की संख्या कितना है? 7 है। अशोक के बृहद स्तंभलेखों की संख्या कितना है? 7 है, जो निम्नलिखित स्थानों से जो है ना पाए गए हैं। देखिए पहला कौन है? दिल्ली टोपरा स्तंभलेख। पहला क्या है? दिल्ली टोपरा स्तंभलेख के बारे में कह रहा है, इसे फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में स्थापित किया था। तो दिल्ली टोपरा स्तंभलेख के बारे में कह रहा है कि दिल्ली टोपरा स्तंभ जो टोपरा स्तंभलेख है, इसे फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में क्या किया? स्थापित किया। और दूसरा कौन है? दिल्ली मेरठ स्तंभलेख है। यह पहले मेरठ में था, जिससे बाद में फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में क्या किया? स्थापित किया। किसको? दिल्ली मेरठ स्तंभलेख को। तीसरा क्या है? तो लौरिया अरेराज स्तंभलेख है। यह स्तंभलेख बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में लौरिया अरेराज में क्या है? तो स्थित है। चौथा है लौरिया नंदगढ़ स्तंभलेख। यह बिहार के पश्चिम चंपारण में स्थित है, और स्तंभ पर मोर का जो है ना चित्र क्या है? तो बना हुआ है लौरिया नंदगढ़ स्तंभलेख में। यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि लौरिया नंदगढ़ स्तंभलेख पर किसका चित्र बना हुआ है? स्तंभ पर तो मोर का चित्र जो है ना बना हुआ है। पाँचवा बोलेगा तो कौन सा है? रामपुरवा स्तंभलेख है। यह बिहार के पूर्वी चंपारण में स्थित है, और इसकी खोज 1872 में कलाइल ने की थी। और छठा बोलेगा तो प्रयाग स्तंभलेख है। इसे मुगल बादशाह अकबर द्वारा कौशाम्बी से इलाहाबाद के किले में लाया गया था। और सतवां बोलेगा तो क्या है? तो संकीसा या संकास स्तंभलेख है, जिसे जिला बोलेगा तो कन्नौज कहाँ है? तो यूपी में है। तो संकीसा या सांस्कन स्तंभलेख बोलेगा तो कहाँ है? कौन सा जिला में है? तो कन्नौज में। कहाँ? यूपी में है। आगे देखिए नोट में दिया कि कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभलेख में रानी कारुबाकी की चर्चा है। तो कौशाम्बी तथा प्रयाग स्तंभलेख में जो है ना रानी कारुबाकी की चर्चा है, और रानी का अभिलेख भी इसको जो है ना रानी का अभिलेख भी कहा गया है। आगे देखिए लघु स्तंभलेख है। कौशाम्बी बोलेगा तो कहाँ? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। सारनाथ बोलेगा तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। और सांची बोलेगा तो रायसेन मध्य प्रदेश में है। निगली गांव बोलेगा तो तराई क्षेत्र नेपाल में है। और रुमेंदेही बोलेगा तो तराई क्षेत्र कहाँ है? नेपाल में ही है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है अशोक के सभी अभिलेखों का विषय प्रशासनिक था, जबकि रुमेंदेही अभिलेख का विषय क्या था? तो आर्थिक था। तो अशोक के सभी अभिलेखों का जो विषय था ना क्या था? तो प्रशासनिक था, जबकि रुमेंदेही अभिलेख का जो विषय था क्या था? तो आर्थिक था। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है गुहालेख के बारे में। गुहालेख के बारे में कह रहा है कि बिहार के गया जिले में स्थित बराबर पहाड़ी पर 3 गुफा कर्ण चौपर, लोमस ऋषि और क्या है सुदामा का निर्माण अशोक ने आजीवक संप्रदाय के साधुओं के लिए करवाया था। तो यहाँ पे कह रहा है ना कि बिहार के गया जिले में स्थित बराबर पहाड़ी पर 3 गुफा कर्ण चौपर, लोमस ऋषि और क्या है सुदामा का निर्माण अशोक ने आजीवक संप्रदाय के साधुओं के लिए करवाया था। और इन गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख के क्या है? उत्कीर्ण मिले हैं। और मौर्य काल से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है। देखिए पहला क्या है? तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ सप्तांग सिद्धांत। तो सप्तांग सिद्धांत में क्या है? राजा मतलब सिर,
आमत मतलब आँख, जनपद मतलब जंघा, और दुर्ग मतलब बाह, और कोष मतलब मुख, सेना मतलब मस्तिष्क, मित्र मतलब क्या है तो कान है। आगे देखिए नेक्स्ट है, कह रहा है कि अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तराधिकारी जो है ना तीर्थ कहलाते थे। तो कह रहा है कि अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उच्च अधिकारी, कह रहा है अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उच्च अधिकारी को तीर्थ कहलाते थे। अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों एवं 26 अध्यक्षों का जो है अध्यक्षों की चर्चा मिलती है। आगे देखिए टॉपिक क्या है, मौर्यकालीन तीर्थ उच्च अधिकारी है। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। तो कह रहा है कि मौर्य काल में सबसे उच्च स्तर के अधिकारी तीर्थ कहे जाते थे। अर्थशास्त्र के अनुसार इनकी संख्या बोलेगा तो कितना था, 18 था। आगे देखिए यहाँ पे क्या है, तो तीर्थ दिया हुआ यहाँ पे क्या है, संबंधित विभाग या कार्य है। देखिए पहला क्या है, तीर्थ में क्या है, मंत्री पुरोहित को क्या बोलते थे, संबंधित उनका कार्य क्या था ये पूछता है। तो प्रधानमंत्री तथा क्या है, प्रमुख धर्माधिकार थे। युवराज का काम क्या था, तो युवराज का राजा का उत्तराधिकारी होता था। और संधिधाता का क्या है काम था, तो राजकीय कोषागार का प्रधान अधिकारी मतलब कोषाध्यक्ष बोल सकते हैं। और समाहर्ता का मतलब क्या था, राष्ट्र विभाग का सर्वोच्च अधिकारी या वित्त मंत्री मतलब कर संग्राहक। आगे देखिए मंत्री परिषद अध्यक्ष का मतलब क्या है, तो मंत्री परिषद का क्या है, अध्यक्ष है। और प्रदेष्टा का मतलब क्या है, फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश करना था। और व्यवहारी का मतलब क्या था, तो व्यवहारी का दीवानी न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश था। और नायक का जो कार्य था क्या था, सेना का संचालन, नगर रक्षा का क्या था, अध्यक्ष था। आगे देखिए सेनापति का काम क्या था, सेनाध्यक्ष सर्वोच्च जो है ना सैन्य अधिकारी होता था। अंतवर्षी का काम क्या था, सम्राट का अंगरक्षक, सेना का प्रधान अधिकारी। और कर्मनिष्ठ का बोलेगा तो उद्योग धंधों का प्रधान निरीक्षक। और प्रशासता का बोलेगा तो क्या था, राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने तथा राजकोषीय दस्तावेजों को क्या करना, सुरक्षित रखने वाला। और दंडपाल को बोलेगा तो क्या था, सैन्य सामग्री का प्रबंध करने वाला प्रमुख अधिकारी था। और दुर्गपाल का बोलेगा तो देश के भीतरी दुर्गों का क्या था, प्रबंधक था। अनंतपाल का बोलेगा सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक था। और आठवीं को बोलेगा तो वन विभाग का क्या है, सर्वोच्च अधिकारी होता था। आगे देखिए दौबारी के बारे में बोलेगा तो क्या था, राजमहल का प्रबंध व देख रेख करने वाला क्या था, प्रधान अधिकारी था। और नागरिक का मतलब क्या था, नगर का सर्वोच्च क्या था, अधिकारी होता था। इसका इस सभी का जो है ना काम था। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि चाणक्य ने चंतुर गबल मतलब पैदल सैनिक, घुड़सवार, हाथी और युद्ध रथ की सेना का जो है ना प्रमुख अंग बताया। और चाणक्य ने सेना को 3 भागों में जो है ना विभाजित किया था। पहला क्या था, पुश्तैनी सेना, दूसरा क्या था, भाटक सेना, तीसरा क्या था, नगर पालिका सेना। तो चाणक्य ने जो है ना सेना को 3 भागों में बांटा था, पुश्तैनी सेना, भाटक सेना और क्या, नगर पालिका सेना। तो यहाँ पे कह रहा है कि प्रांतों चक्रों का प्रशासन कुमार आर्यपुत्र नामक पदाधिकारियों का द्वारा होता था। और प्रांतों मतलब मंडल में तथा मंडल जिलों में विभक्त थे, जिन्हें आहार विषय कहा जाता था, जिसका प्रशासक विषय पति कहलाता था। आगे कह रहा है स्थानीय मतलब 800 ग्रामों का समूह प्रशासनिक अधिकारी का स्थानिक था। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि गोप जो है ना 10 गाँव का क्या था, प्रशासक था। गोप जो था क्या था, 10 गाँव का प्रशासक था। और नगर में पुलिस व्यवस्था थी जिसे रक्षित कहा जाता था। जो नगर में पुलिस व्यवस्था थी उसे क्या कहते थे, रक्षित कहते थे। और यूनानी स्रोतों में वर्णित मौर्यकालीन अधिकारी एग्रोनोमोई मतलब जिलाधिकारी और एंटोनोमोई के क्या थे, नगर आयुक्त होते थे। आगे कह रहा है कि सैनिक प्रबंध का सर्वोच्च अधिकारी अनंतपाल कहलाता था। तो सैनिक प्रबंध का सर्वोच्च अधिकारी क्या कहलाता था, तो अनंतपाल कहलाता था। तथा वह सीमावर्ती दुर्गों का जो है ना रक्षक भी होता था। आगे देखिए आगे कह रहा है कि इंडिका के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख पैदल और 50,000 अश्वरोही, 9,000 हाथी और 800 रथों में सुसज्जित विराट सेना थी। तो यहाँ पे कह रहा है इंडिका के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख पैदल सेना, 50,000 अश्वरोही और 9,000 हाथी तथा 800 रथों से जो है सुसज्जित विराट सेना थी। और आगे कह रहा है कि जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा था। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह किसने कहा था, तो जस्टिन ने कहा था। और अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के न्यायालयों की चर्चा की गई है। पहला क्या है, धर्मस्थलीय दीवानी न्यायालय, दूसरा क्या है, कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय। तो यहाँ पे कह रहा है कि मौर्य काल में गुप्तचरों को जो है ना गुण पुरुष कहा जाता है। तो कह रहा है कि मौर्य काल में गुप्तचरों को जो है ना गुण पुरुष कहा जाता था। और अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों को जो है ना चर्चा की गई है। तो यहाँ पे कह रहा है कि अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों की चर्चा की गई है। और मौर्यकालीन समाज में विधवा विवाह जो है ना प्रचलित था। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि विधवा विवाह जो है ना प्रचलित किस समाज में था, तो मौर्यकालीन समाज में था। और स्त्री एवं पुरुष दोनों को मोक्ष मतलब तलाक लेने का क्या था, अधिकार प्राप्त था। आगे देखिए कह रहा है कि वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियां रूपा जीवा कहलाती थी। वेश्यावृत्ति करने वाली जो स्त्रियां होती थी उसको क्या बोलते थे, तो रूपा जीवा कहलाती थी। ठीक है, आगे कह रहा है कि सम्राट घर की स्त्रियों को चाणक्य ने अनिष्का कासिनी कहा है। तो सम्राट घर की स्त्रियों को चाणक्य ने अनिष्का सिनी कहा है। और मौर्य काल में भूमि का उपज का 1/6 भाग था। ठीक है, तो मौर्य काल में भूमि का कितना भाग था, तो 1/6 भाग था। और राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाला प्रधान अधिकारी सीताध्यक्ष कहलाता था।
तो यहाँ पे कह रहा है कि राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाला प्रधान अधिकारी सीताध्यक्ष कहलाता था और उद्योग धंधों की संस्थाओं को जो है ना श्रेणी कहा जाता था। उद्योग धंधों की संस्थाओं को श्रेणी कहा जाता था। और आगे कह रहा है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः जो है लकड़ी का बना था। तो पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल क्या था? मुख्यतः लकड़ी का बना था। और अशोक ने 37 वर्षों तक शासन किया। उसकी मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हो गई। तो यहाँ पे कह रहा है कि अशोक ने जो है ना 37 वर्षों तक क्या किया? तो शासन किया। तो अशोक ने 37 वर्षों तक शासन किया, उसकी मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हो गई। और अशोक के बाद उसके 10वें उत्तराधिकारी ने शासन किया। और ये उत्तराधिकारी कौन थे? कुणाल, बंधुपालित, इंद्रपालित, जसून, दशरथ, संप्रति, सलीसुक, देवाधर्मन और संत धनुष और वृधर्थ थे। ठीक है, ये सभी क्या थे? उनके जो है ना अशोक के क्या थे? उत्तराधिकारी थे। ठीक है, कितने थे? 10 थे। कितने? 10 याद रखिएगा। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। अगली क्लास में जो है ना यहाँ स्टार्ट करेंगे बिहार का क्या है? मौर्योत्तल काल है, क्योंकि क्लास थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा और क्योंकि ये जो चैप्टर था बहुत इंपॉर्टेंट था। तो अगली क्लास में बिहार का मौर्यकाल देखेंगे। जो टॉपिक क्या है? तो शुंग वंश से देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये जो क्लास है ना सारे जो बिहार स्पेशल क्लास करवाया जा रहा है सारे इंपॉर्टेंट है। आपके देखिएगा बिहार पुलिस में आपको 10 क्वेश्चन बिहार से आएगा, दरोगा में 4 से 5 क्वेश्चन आएगा, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन फिक्स रखिए। बिहार एसएससी में आएगा, तो सभी जो बीपीएससी में आएगा, तो जितने भी बिहार में एग्जाम होने वाला है सभी में जो है ना बिहार स्पेशल से क्वेश्चन जो है ना धड़ल्ले से पूछ रहा है। तो सभी क्लास को बारीकी से देखिए, हर क्लास को शेयर कीजिए। अगर क्लास को आप लोग देखिएगा तभी जो है ना क्लास करवाने में मज़ा आता है कि नहीं, अगले को जो है ना क्लास मतलब पसंद आ रहा है, लोग देख रहे हैं, लोग को मतलब वेट रहता है कि हाँ, प्रतीक्षा करते रहते हैं कि नहीं क्लास कब आएगा। इसलिए प्रतिदिन सोचते हैं कि नहीं इसका क्लास जो है ना प्रतिदिन करवाया जाए। हर वो जो भी क्लास स्टार्ट है सभी क्लास को बारीकी से हर दिन क्लास आए। आपके लिए जितना हो सके उतना में जो है ना सोचते हैं कि नहीं मेहनत किया जाए। तो सभी लोग जो है ना क्लास को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो अगले क्लास में जो भी क्लास आपका पीछे छूट गया है वो क्लास को सभी लोग देख लीजिएगा। और बाकी आपका ज्ञान बिंदु का भी बिहार स्पेशल का जो बिहार पुलिस का जो भी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया गया है, तो अगर नहीं देखें तो भी क्लास को जाके देख लीजिएगा। बाकी बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट लगातार आ ही रहा है, सभी बुक का प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा, जो भी रुका हुआ है सभी का करवाया जाएगा। बस हर वो क्लास को देखिए, चाहे बिहार पुलिस का हो, चाहे बिहार दरोगा का हो, चाहे बिहार एसएससी का हो, सब क्लास को बारीकी से देखिए, आपका 100% फ़ायदा मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।